My name is Vipul and I have 11 years of IT experience. During my IT experience, I have worked on multiple tools. So I started my journey from the Informatica data migration tool and then I moved on to the SAP world. In that I worked on SAP Data Services, which is again a data migration tool which is specific to SAP. And then I worked on SAP HANA 2.0 on-premise as well as SAP HANA on cloud. And after that, I worked on SAP Analytics Cloud, which is a reporting tool available by SAP. And it has a lot of great features available to us. And then after working in those technologies, I moved on to the Snowflake Data Warehouse and also MySQL. Apart from that, I'm also associated with Data Vision as a trainer for MySQL and Snowflake Data Warehouse. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेटा के बारे में। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। वेलकम टू द वीडियो। तो अगर आप क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ ही कवर होता है, चाहे ही वो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, चाहे ये उसको प्रोसेस करना, चाहे ये उसको और साफ करना। आई I मीन अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको प्रोसेस करना और उसको ट्रांसफॉर्म करना, जिससे हमारा डेटा की और वैल्यू बढ़े और उसको हम उसको अच्छे से समझ सकें। क्योंकि आजकल अगर आप देखते हो तो बहुत सारी जगह से इंटरनेट में डाटा जनरेट हो रहा है, चाहे ये वो किसी वेबसाइट से हो, चाहे ही कोई विकिपीडिया हो, चाहे ही लोग चैट करते हैं। तो जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं तो ये भी एक तरह का डेटा ही है जो इंटरनेट पे जाके अपलोड होगा। तो आजकल के टाइम में बहुत सारा डेटा जनरेट हो चुका है ऑलरेडी और बहुत सारा डेटा डेली जनरेट हो रहा है। तभी अगर आप देखोगे तो तभी डेटा को एक इकोनॉमी की तरह ट्रीट होता है, क्योंकि हम लोग इससे एक वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखो कि अगर आप एक कंपनी की बात करो तो एक कंपनी में डेली इतनी सारी मेल्स सेंड होती हैं, इतने सारे लोग चैट करते हैं, इतने सारे लोग रिव्यू देते हैं, इतने सारे लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ से समझ सकते हैं कि उस लोगों का बिहेवियर कैसा है, लोगों को क्या पसंद आता है, क्या पसंद नहीं आ रहा और लोगों को क्या चाहिए जिससे उनकी सहूलियत बढ़ सके। वैसे ही आज हम बात करेंगे क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के बारे में। तो जैसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो उसमें अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं एक सुपरमार्केट चलाता हूँ तो सुपरमार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता हूँ, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ सामान खरीदने आते हैं। तो यहाँ से डेली डेली बहुत सारा डेटा जनरेट होता है। लेट्स से रोज के 150 200 लोग कुछ ना कुछ खरीद के जाते हैं। डिफरेंट अब मेरा भी कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, मैं नए प्रोडक्ट्स ऐड करता हूँ। हर प्रोडक्ट मुझे अपडेट करना पड़ता है, उसका प्राइस, उसका, तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर मैं क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग की बात करूँ तो पहली बात तो अगर हम क्लाउड डेटा की बात करते हैं तो हम अगर कोई भी चीज़ क्लाउड में अपलोड करते हैं तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो एक तो उसके बहुत फ़ायदे हैं, एक तो डेटा बहुत चीप होता है, और ऊपर से हम लोग कितनी भी स्पेस कभी भी बढ़ा या घटा सकते हैं और वो बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। तो ये फ़ायदे होते हैं अगर हम क्लाउड पे कुछ रखें। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे डाटा एक जगह रखा जाता है तो उसको प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए हम लोग क्लाउड में सब कुछ डाटा स्टोर करते हैं। तो जैसे कि हम लोग वो सुपरमार्केट की बात कर रहे थे, तो अगर मैं वो वाला डाटा सारा जो भी डेली के डेली प्रोसेस होता है वो अगर मैं क्लाउड पे रख दूंगा, तो वो उसको प्रोसेस करना बहुत ईजी होता है। और वहाँ से फिर मेरे को क्या है, मैं उसकी वैल्यू डिराइव कर सकता हूँ। लेट्स से कि अगर मैंने देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कौन सा नहीं पसंद आ रहा, कौन सा ऐसा टाइम है जब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है, तो वो सब डिसीजन मैं ले सकता हूँ। तो अगर मैं क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इसमें डेटा के साथ मैं जो भी कर सकता हूँ वो सब इसमें आता है। चाहे डेटा कहीं से मूव करना, चाहे दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जैसे ही डाटा को कहीं से लेके आना, उसको क्लीन करना और उसका समझना। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो सब भी डाटा की पाइपलाइन है वो सब क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के अंडर आती है। तो अगर मैं आगे बात करूं तो हम स्पेसिफिकली ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे मैं के एस आर डेटा विजन की बात करूं तो के एस आर डेटा विजन में हम लोग क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं। तो उसमें से एक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एजेंडा के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट को लेकर, टेक्निकल एरियाज को लेकर, हमारा प्राइमरी गोल क्या है और कितना ये ड्यूरेशन है इस कोर्स का, और फाइनली समरी के बारे में। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग टोटल 4 टूल्स पे काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर हमें डेटा कहीं भी रखना है तो हमें एक डेटाबेस की नॉलेज होनी ही चाहिए।
तो इस कोर्स में हम माई सीक्वल को कवर करेंगे इन डेप्थ। तो हम समझेंगे कि माई सीक्वल कैसे काम करता है, माई सीक्वल में हम क्वेरीज कैसे रन कर सकते हैं, और माई सीक्वल को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें एक डेटाबेस तो आना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम डेटा कहीं से मूव करके ला रहे हैं तो एक डेटाबेस में ही रखेंगे। तो इसलिए हमें एक डेटाबेस समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है डीबीटी की। तो एक बार अगर हमने डाटा कहीं से कहीं रख दिया या कहीं से मूव करके क्लाउड में एक बार रख दिया, तो उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि मैं उस डाटा को क्लीन कैसे करूं। क्योंकि यूजुअली जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो वो साफ़ नहीं होता। तो हमें उसमें से अगर कोई वैल्यू डिराइव करनी है या हमने उस डेटा को समझना है, तो हमें उसको पहले साफ़ करना पड़ेगा। या कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं और मैंने उन टेबल्स को ज्वाइन करके कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालनी है। लेट्स से मेरे पास एक अकाउंट्स का टेबल है, एक मेरे पास कस्टमर्स का टेबल है। तो मैं कस्टमर्स का टेबल ज्वाइन करके ये देख सकता हूँ कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा सेल करता है, कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा बार आता है। तो इस तरह से मैं अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करके उस डेटा का ज़्यादा मतलब निकाल सकता हूँ। तो उसके बाद बारी आती है स्नोफ्लेक की। जैसे हमने बात की कि स्नोफ्लेक एक डेटा वेयर हाउसिंग टूल है, जिसमें हम सारा डेटा अलग अलग जगहों से मूव करके लाते हैं और उसके बाद यहाँ पे डेटा प्रोसेस करते हैं। तो स्नोफ्लेक इस टाइम आपने भी देखा होगा, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी सर्टिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा माननीय है आजकल। तो इसलिए ये स्नोफ्लेक टूल सीखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इन डेप्थ इस टूल को भी जानेंगे कि इसमें कैसे हम डेटा मूव कर सकते हैं अलग अलग जगह से, कैसे हम डेटा समझ सकते हैं, और क्या क्या डिफरेंट फीचर्स हैं स्नोफ्लेक के अंदर जो हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं इस पे काम करने के लिए। फिर लास्ट में हम बात करते हैं AWS की। तो AWS भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पूरा पाइपलाइन समझना है कि कैसे क्लाउड में डेटा जाएगा, कैसे उसको प्रोसेस करेंगे, कैसे उसको रिट्रीव करेंगे, तो एक क्लाउड प्रोवाइडर भी हमें आना चाहिए। आजकल की अगर हम बात करें तो तीन सबसे मेजर प्रोवाइडर्स हैं क्लाउड सर्विसेज के। तो उनमें से सबसे पहले आता है AWS, जो अमेजन वेब सर्विसेज इसका पूरा नाम है, अमेजन का है। और दूसरा आता है एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। और तीसरा है GCP, जो गूगल का है। बट अगर आप मार्केट प्रोडक्ट में हिसाब से देखें, या तो आप इस टूल की आ, सबसे पहले कौन सा टूल आया था मार्केट कैप्चर, सबसे ज़्यादा AWS का है। सबसे पहले AWS लॉन्च हुआ था और सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर आप रिलेटिवली देखो तो AWS ही है। तो इसलिए हम AWS पे फोकस करेंगे, हम इसकी अलग अलग सर्विसेज जानेंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे इसमें हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं सर्विसेज का। तो हम आगे इसके बारे में देखते हैं हम इस कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे। तो इसके सबसे पहले हम कवर करते हैं कि हम माई SQL में क्या क्या कवर करेंगे। तो सबसे हम पहले हम देखेंगे कि ये टूल कैसे इंस्टॉल होता है माई SQL की अगर हम बात करें। उसके बाद हम देखेंगे कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करें माई SQL के अंदर, उसके अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट करें। तो हम ये दोनों तरीके से देखेंगे कि हम क्वेरी से कैसे कर सकते हैं, और हमारे पास और कौन कौन से फ्रंट एंड टूल है जिसमें से हम ये डेटाबेस और टेबल इस पे क्रिएट कर सकते हैं। जब डेटाबेस और टेबल्स हम बनाना सीख लेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे कि इंडेक्सेस कैसे बनते हैं और कीज क्या होती हैं। इंडेक्सेस और कीज हमारा डेटा रिट्रीवल तेज करते हैं, जिससे हमें जो डेटाबेस में सर्च करना है वो हम जल्दी कर पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो डेटा है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर चुके हैं उसको हम और डेटा कैसे डाल सकते हैं, और जो डेटा पहले से है उसको अपडेट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्ट क्वेरी कैसे रन करती है। हम देखेंगे कि कैसे हम उस डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं जो टेबल्स में है, कैसे हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके अपना रिजल्ट क्वेरी निकाल सकते हैं, हम कैसे सिमिलर डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, और कैसे हम एक डेटा में से मीनिंग निकाल सकते हैं जो एक टेबल में है। ये हम देखेंगे। फिर हम और देखेंगे कि माई SQL में कुछ और इनबिल्ट फंक्शंस भी हैं जो काम हमारा बहुत आसान करते हैं, तो वो भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे सिर्फ डेटा क्रिएट करना ही हमारा मेन मोटिव नहीं है माई SQL के अंदर, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें डेटा मूव करना है या माइग्रेट करना है तो हम डेटा को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और फाइनली हम ये देखेंगे कि हम ट्रांजेक्शन्स कैसे करते हैं माई SQL के अंदर। जब ये माई SQL का कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि हमें, क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड टूल है और हम इसको अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो हमें एक फ्री ट्रायल अकाउंट
बनाना पड़ेगा स्नोफ्लिक वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका यूजर इंटरफेस कैसे काम करता है और उसमें अलग अलग ऑप्शंस क्या अवेलेबल है हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे कि SaaS मॉडल कैसे काम करता है, हम ये देखेंगे कि क्लाउड टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हम ये देखेंगे कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होता है और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या होता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता सकते हैं हम कि स्नोफ्लिक डेटा वेयरहाउस एक SaaS मॉडल है जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। अगर आप इसको देखना चाहते हो ये SaaS क्या होता है, तो अगर आप अपनी जीमेल की भी बात करते हो तो जीमेल भी एक SaaS है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि नीचे वो कैसे काम कर रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, बस हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं और हमें बाकी चीज़ों की चिंता नहीं होती कि वो कैसे काम कर रहा है। फिर हम उसके बाद देखेंगे एक टूल है स्नोसिक्वल, तो वो भी CLI क्लाइंट है और उसके द्वारा भी हम स्नोफ्लेक को कनेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी डेटाबेस टेबल्स हैं उसको हम मैनेज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्नोफ्लिक का आर्किटेक्चर कैसा होता है, और फिर एक बार हमारा स्नोफ्लिक का अकाउंट बन गया और हमने उसको कॉन्फ़िगर कर लिया, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अलग अलग सिस्टम से स्नोफ्लिक के अंदर डेटा लोड कर सकते हैं, या अगर हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है स्नोफ्लिक से तो हम अनलोड कैसे कर सकते हैं। फिर फाइनली हम कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे जैसे कि स्नो पाइप हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम इन सबको समझेंगे डिटेल में। उसके बाद फिर हम देखेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर्स कैसे बनते हैं और टास्क कैसे बनते हैं। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे लेटेस्ट टॉपिक्स देखेंगे जो कि आजकल की इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं या तो जो सर्टिफिकेशन में भी पूछे जाते हैं। जब हमारा स्नोफ्लिक टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम जाएंगे AWS क्लाउड पे। तो AWS क्लाउड में हम देखते हैं कि हम किन किन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगेन क्योंकि AWS भी एक क्लाउड सर्विस है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम अकाउंट बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है और इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या AWS के अंदर सर्विसेज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, हम ये कैसे हमारा काम असाइन करता है और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हम सर्विसेज की बात करें तो पहली सर्विस जो हम देखेंगे वो है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसमें हम यूजर्स बनाते हैं, इसमें हम लोगों को प्रिविलेजेस देते हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन कितना डेटा एक्सेस कर सकता है, कौन इस फीचर के अंदर क्या क्या सर्विसेज यूज कर सकता है, तो वो हम IAM से कंट्रोल करते हैं। फिर अगर हम बात करें EC2 की, EC2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है AWS का। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई भी टूल चलाना है, कोई भी टूल रन करना है, तो आपको उसके लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए। तो आप EC2 को कुछ प्रोविजन कर सकते हैं। EC2 में आप कितनी भी रैम चाहे उतनी ले सकते हैं, कितना भी हार्ड डिस्क चाहे जितनी ले सकते हैं। तो एक तरह से आपका कंप्यूटर समझ सकते हैं कि आपने कंप्यूटर प्रोविजन कर लिया और उस पर आप जो रन करना चाहते हैं या आप उसको जैसे भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हो। फिर हम समझेंगे अमेजन S3 के बारे में और लैम्बडा के बारे में। S3 में हम क्या कर सकते हैं कि हमें जितनी भी फाइल्स रखनी है हम उतनी फाइल्स वहां रख सकते हैं, तो ये फ्री ऑफ सर्विस है, तो हमें बिल्कुल कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, हमें जितना भी स्टोरेज यूज करना है हम कर सकते हैं। फिर हम फाइनली लैम्बडा के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट सर्वर फंक्शंस है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है AWS के अंदर। फिर हम बात करेंगे एक डेटाबेस के अंदर DynamoDB के बारे में जो AWS क्लाउड के बारे में हम AWS क्लाउड में हम यूज करेंगे। फिर हम बात करेंगे AWS ग्लू की। AWS ग्लू भी एक ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, ETL टूल है, जिसमें हम डेटा को मूव कर सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। एंड देन हम बात करेंगे AWS एथीना के बारे में, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। फिर हम फाइनली बात करेंगे रेडशिफ्ट के बारे में जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। फिर फाइनली हम बात करेंगे इलास्टिक मैप रेड्यूस की, ताकि हम देख सकें कि अगर हमें बिग डेटा के साथ कुछ करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं बिग डेटा को AWS क्लाउड के अंदर। और भी बहुत सारे टूल्स हम जानेंगे जो हम इस टूर कोर्स में कवर करेंगे। फाइनली फिर हम बात करेंगे DBT के बारे में। DBT जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, इसमें हम अगेन इसमें भी क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड टूल है इसमें भी हम शुरू करेंगे एक ट्रायल अकाउंट बनाकर। फिर हम देखेंगे कि डेटा फोल्डर कैसे बनता है, सीड्स फोल्डर कैसे बनते हैं और पूरी फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होती है इस DBT के अंदर। फिर हम देखेंगे कि हम कैसे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं DBT के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। और फिर हम सब जानेंगे और सारे फीचर्स जैसे कि मटेरियलाइजेशंस का ओवरव्यू, मॉडल डिपेंडेंसीज और DBT ग्राफ टैग्स के बारे में। फिर हम देखेंगे कि टेबल टाइप मटेरियलाइजेशन क्या होती है और एक प्रोजेक्ट लेवल मटेरियलाइजेशन की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। फिर हम जानेंगे सीड्स के बारे में और सोर्सेज के बारे में। और फिर हम देखेंगे कि सोर्स फ्रेशनेस कैसे होती है और हम इसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। और फाइनली हम देखेंगे कि हम स्नैपशॉट कैसे
कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर फाइनली हम देखेंगे कि हम टेस्ट केसेस कैसे बना सकते हैं, और हम अपने अपने जो जॉब्स हमने क्रिएट की हैं, पाइपलाइंस, डेटा पाइपलाइंस, उसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। फिर फाइनली हम देखेंगे कि हम डॉक्यूमेंटेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम जो भी काम करते हैं अगर वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो वो भी बहुत दिक्कत देता है आगे चलकर। तो अगर किसी और को आपके जॉब के ऊपर काम करना है जो आपने बनाए हैं, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत कारगर होती है। और फाइनली हम देखेंगे कि आप सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं डीबीटी के बारे में। सो अगर हम कोर्स की बात करें तो ये आप रोड मैप देख सकते हैं। अगर हम केएसआर की बात करें तो यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि हमारा कोर्स जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये अराउंड आपका 3 से 4 महीने के अंदर का कोर्स है। तो हमारा कोर्स स्टार्ट होता है, जो आपकी बात कर सकते हैं फेज 1 की। तो फेज 1 में हम अराउंड 10 से 12 लेक्चर्स हमारे होते हैं माई के, जहाँ हम एसक्यूएल ट्रेनिंग लेंगे और माई की इंस्टॉलेशन देखेंगे। फिर फेज 1 में ही हमारा स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस स्टार्ट होगा, जिसमें हम देखेंगे स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस के बारे में और एडवांस टॉपिक्स जैसे कि एडब्ल्यूएस इंटीग्रेशन स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस के साथ। फिर फाइनली हम बात करेंगे असाइनमेंट्स के बारे में, जो एसक्यूएल के बारे में होंगी, और स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस का आपस में इंटीग्रेशन कैसे होगा। फिर फाइनली कुछ महीने के बाद आप देख सकते हैं हम एडब्ल्यूएस स्टार्ट करेंगे। फिर फाइनली हम डीबीटी में जाके क्लोज कर देंगे ये सारे लेक्चर्स। तो ये आपका 3 से 3.5 महीने का जाएगा कोर्स। फिर उसके बाद इतना ही नहीं, हम लोग आपको रिज्यूमे प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, जिसमें आपका आगे अगर आपका जॉब स्विच करना चाहते हो, या अगर आप अपनी सेम कंपनी के अंदर या कोई और जॉब सर्च करना चाहते हो, तो इसके लिए भी आपको हम हेल्प करेंगे। तो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, जायरा कैसे यूज़ करते हैं, या डिज़ाइन वॉक थ्रू, ताकि आपको इसमें भी हेल्प हो सके। अगर आप अपनी जॉब स्विच के लिए देख रहे हैं तो उसमें भी आपको हम मदद करेंगे। फिर फाइनली जब आपके रिज्यूमे तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आपको इंटरव्यू के लिए भी रेडी करेंगे कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, आजकल किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ताकि आपको इस चीज़ में भी हेल्प मिले। जो हमारा फेज 3 होता है, तो फेज 3 होने के बाद फिर फाइनली आप अपनी तरफ से इंटरव्यूज अटेंड कर सकते हैं, या अगर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन के लिए ही नहीं प्रिपेयर करते हैं, रादर देन अगर आपने इंटरनल सर्टिफिकेशन के अलावा अगर आपको इंटरव्यूज भी देने हैं, तो आप उसके लिए भी फुल एंड टू एंड, आप देख सकते हैं एंड टू एंड सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये हमारा पूरा डेटा रोड मैप है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे माईसीक्वल से, फिर स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस, फिर एडब्ल्यूएस, फिर डीबीटी, फिर रिज्यूमे प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, और फाइनली अटेंडिंग द इंटरव्यूज। तो ये था इसके बारे में। तो हमने फाइनली ये पीपीटी ख़त्म कर दी है। अगर हेयर आप, आई होप आपने इसमें समझा होगा कि एक डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है और क्या क्या टूल्स इस टाइम रिक्वायरमेंट है। इस टाइम अगर हम बात करें तो डीबीटी हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, स्नोफ्लेक डेटा वेयरहाउस या माईसीक्वल, तो इनकी बहुत डिमांड है। अगर आप जॉब सर्च करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि इस टाइम इन टूल्स की बहुत डिमांड है। केएसआर डेटा विजन पे हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें, क्योंकि हमारे सारे ट्रेनर्स और सारे मेंटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और हम सिर्फ आपको सिर्फ कोर्स ही नहीं प्रोवाइड करवाते, रादर देन हम कोशिश करते हैं कि आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिले, ताकि ना कि आप सिर्फ एक अच्छा टेक्निकल स्किल सीख पाएं, रादर देन हम ये भी कोशिश करते हैं हमें अपनी तरफ से कि आपका अच्छा प्लेसमेंट भी हो सके। और आप अगर हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आप वहाँ देख पाओगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सक्सेसफुली अपना पैकेज इवन ऑलमोस्ट डबल कर चुके हैं, इवन उससे भी ज़्यादा। तो अगर आप अपनी करियर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड डेटा इंजीनियरिंग में, या आप सोचते हैं कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कि ऐसा डेटा विजन, और वहाँ जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास और कोई सवाल हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, और हम आपको जल्द से जल्द आके आपकी मदद करेंगे और आपकी करियर प्रोस्पेक्ट्स में आपकी पूरी मदद करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, प्लीज़ अपने नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं उनसे, जो भी, अगर आपका कोई दोस्त है जो डेटा इंजीनियर के बारे में जानना चाहता है, जो इंटरेस्टेड है अपना करियर स्विच करने में। तो आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हम जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।